क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे समृद्ध साम्राज्य को बिना किसी बड़ी जंग के एक छोटी सी व्यापारी कंपनी ने अंदर से दीमक की तरह चाटकर अपना गुलाम कैसे बना लिया? ये किसी इतिहास की किताब का सूखा पन्ना नहीं है। ये कहानी है जहर, धोखा, रातों के अंधेरे में रची गई साजिशों और एक ऐसी गद्दारी की जिसने 30 करोड़ लोगों की किस्मत पर 200 सालों के लिए गुलामी का खौफनाक अंधेरा फैला दिया। ये बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता था। लेकिन फिर आया सन 1707। दक्कन के तपते हुए पहाड़ों के बीच एक शहीद गाह में 88 साल का एक बूढ़ा इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो था मुगल साम्राज्य का सबसे कट्टर और खौफनाक शासक औरंगजेब। औरंगजेब की आंखें बंद होते ही दिल्ली का वो लाल किला जो कभी पूरे एशिया पर हुकूमत चलाता था, ताश के पत्तों की तरह कांपने लगा। उसकी मौत के साथ ही दिल्ली के शाही गलियारों में अपनों का ही खून बहाने का नंगा नाच शुरू हो गया। बाप बेटे का कत्ल कर रहा था, भाई भाई का गला घोंट रहा था। सिर्फ 10 से 15 सालों के अंदर दिल्ली के तख्त पर 7 से ज्यादा राजा बैठे और मार दिए गए। पूरा देश आपस की लड़ाई में जल रहा था। लेकिन इस उठती हुई आग और धुएं के बीच किसी ने उन आहटों को नहीं सुना जो समंदर के दूसरे किनारे से हजारों मील दूर से चुपचाप चली आ रही थी। लंदन की एक तंग और धुएं से भरी गली के कमरे में 217 व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका शुरुआती मकसद कोई जंग जीतना या देश पर राज करना नहीं था। ये तो बस मसाले, रेशम और चाय का धंधा करने आए थे। लेकिन जब इनके अफसरों ने हिंदुस्तान के राजाओं और नवाबों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते देखा तो इनके अंदर का भेड़िया जाग उठा। अंग्रेजों को समझ आ गया कि इस सोने की चिड़िया का शिकार करने के लिए किसी भारी भरकम तोप या विशाल सेना की जरूरत नहीं है। बस राजाओं के बीच जलती हुई नफरत की आग में थोड़ा सा घी डालना है और एक दूसरे के खिलाफ गद्दारी की नई चालें चलनी है। धीरे धीरे इस कंपनी ने सूरत, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाए। व्यापारी बनकर आए ये लोग धीरे धीरे अपनी निजी फौज तैयार करने लगे। फिर आया सन 1756। बंगाल, जो उस जमाने में पूरे भारत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा माना जाता था, वहां के तख्त पर बैठा एक 23 साल का गरम मिजाज और निडर नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कोई बेवकूफ राजा नहीं था। उसने पहली नजर में ताड़ लिया कि ये अंग्रेज व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, बल्कि कोलकाता में अपनी छाती पर बिना किसी इजाजत के किले बना रहे हैं और अपनी तोपें तैनात कर रहे हैं। सिराजुद्दौला का खून खौल उठा। उसने अंग्रेजों को तुरंत किलेबंदी रोकने का फरमान जारी किया। जब अंग्रेजों ने घमंड में आकर उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो सिराजुद्दौला ने अपनी सेना उठाई और कोलकाता में अंग्रेजों की कोठी पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सिराज ने कोलकाता पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहीं पर सिराजुद्दौला से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने भागते हुए अंग्रेजों को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें जिंदा छोड़कर वापस लौट आया। इस हार का बदला लेने के लिए मद्रास से एक ऐसा चालाक, मक्कार और बेरहम इंसान रवाना हुआ जिसने बिना कोई बड़ी जंग लड़े ही पूरे भारत को अपनी जेब में डाल लिया। उस इंसान का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि मैदान जंग में सिराजुद्दौला की 50,000 की विशाल सेना को हराना अंग्रेजों के बस की बात नहीं है। इसलिए उसने वो हथियार निकाला जो आगे चलकर अंग्रेजों का सबसे बड़ा औजार बनने वाला था, गद्दारी। क्लाइव ने नवाब के दरबार में गुप्त जासूस फैला दिए। उसे पता चला कि सिराजुद्दौला का सबसे मुख्य सेनापति मीर जाफर खुद बंगाल का नवाब बनने का सपना देख रहा है। क्लाइव ने रात के अंधेरे में मीर जाफर के पास एक गुप्त खत भेजा। खत में लिखा था,
प्लासी के मैदान में अपनी फौज को लड़ाई से दूर रखना, सिराज का साथ मत देना, जंग खत्म होते ही हम तुम्हें बंगाल का नया नवाब बना देंगे। मीर जाफर का ईमान डोल गया। उसने अपनी मातृभूमि, अपने नवाब और अपनी ही फौज के साथ गद्दारी का सौदा कर लिया। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। आसमान में काले स्याह बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सिराजुद्दौला की सेना का सारा बारूद खुले में पड़ा था, जो बारिश के पानी में भीगकर पूरी तरह बेकार हो गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव और उसकी सेना ने अपने बारूद को तिरपालों से ढककर बचा लिया था। जब जंग का ऐलान हुआ तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से कहा कि अपनी तोपों को आगे बढ़ाएं। लेकिन गद्दार मीर जाफर ने नवाब को झूठी सलाह दी। नवाब साहब, आज बारिश बहुत तेज है, फौज को पीछे हटा लीजिए, जंग कल सुबह लड़ेंगे। सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति पर भरोसा कर लिया। जैसे ही सिराज की फौज पीछे मुड़ी, रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेज तोपों ने निहत्थे और बेखबर भारतीय सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। देखते ही देखते प्लासी का मैदान लाशों से पट गया। सिराजुद्दौला को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मीर जाफर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और रातों रात उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। प्लासी की जंग कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक खरीदा हुआ नाटक था। इस एक गद्दारी ने भारत के अगले 200 सालों का भविष्य तय कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ सामान बेचने वाली कंपनी नहीं रही, वो बंगाल की असली मालिक बन बैठी। मीर जाफर को कठपुतली बनाकर बैठा दिया गया और अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। लूटपाट इतनी भयानक थी कि 1770 में बंगाल में एक ऐसा भयंकर अकाल आया जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। भोजन की कमी से 1 करोड़ से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर गए। गलियों और खेतों में लाशों के ढेर लगे थे। इंसान इंसान का मांस खाने पर मजबूर हो गया था। लेकिन अंग्रेज अफसरों के दिलों में जरा भी रहम नहीं आया। वे इस भूखमरी के दौर में भी किसानों की जमीनें छीनकर जबरदस्ती टैक्स वसूलते रहे। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों का लालच और बढ़ गया। अगले 100 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक जहरीले सांप की तरह पूरे हिंदुस्तान पर अपने दांत गाड़ती चली गई। मैसूर में जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को ललकारा तो अपनों की ही गद्दारी के कारण 1799 में टीपू सुल्तान को मैदान में वीरगति प्राप्त हुई। मराठों की आपसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उनकी ताकत तोड़ दी। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिखों के विशाल साम्राज्य को छल और धोखे से हड़प लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उनकी रियासत छीन ली गई। अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। जिस राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता था, उसकी पूरी रियासत को अंग्रेज जबरदस्ती अपनी कंपनी में मिला लेते थे। झांसी, नागपुर, सतारा जैसी समृद्ध रियासतें एक एक करके अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। भारत की जमीन, भारत के मंदिर, भारत की मस्जिदें, भारत के किसान और भारत के कारीगर सब अंग्रेजों के बूटों तले कुचले जा रहे थे। भारत का कपड़ा उद्योग पूरी तरह तबाह कर दिया गया ताकि इंग्लैंड की मिलों का कपड़ा भारत में बेचा जा सके। हर भारतीय के दिल में अंदर ही अंदर गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी पक रहा था जो कभी भी फटने को तैयार था। और उस ज्वालामुखी को फटने के लिए जो आखिरी चिंगारी चाहिए थी, वो मिली सन 1857 की शुरुआत में। अंग्रेजों ने अपनी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों के लिए एक नई बंदूक पेश की, एनफील्ड राइफल। इस बंदूक में गोली भरने से पहले उसके कारतूस का ऊपरी सिरा अपने दांतों से काटना पड़ता था। अचानक छावनियों में एक खबर हवा की तरह फैल गई। खबर यह थी कि इस कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया गया है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। गाय हिंदू धर्म में पूजनीय थी और सुअर का नाम लेना भी मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता था। अंग्रेजों की इस करतूत ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सिपाहियों की आस्था पर
सीधा हथौड़ा मार दिया था। सिपाहियों को एहसास हो गया कि अंग्रेज न सिर्फ उनका वतन छीन चुके हैं, बल्कि अब उनका धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं। 29 मार्च 1857, बंगाल की बैरकपुर छावनी। 29 साल का एक युवा ब्राह्मण सिपाही गुस्से से कांप रहा था। उसका नाम था मंगल पांडे। जब अंग्रेज अफसर मेजर बॉग ने मंगल पांडे को वो कारतूस मुंह से काटने का हुक्म दिया तो मंगल पांडे के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी राइफल उठाई, हुंकार भरी और सीधे अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। बैरकपुर की धरती पर अंग्रेज अफसर का खून बह निकला। ये आजादी का पहला धमाका था। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि मंगल पांडे को फांसी देकर उन्होंने बगावत को दबा दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मंगल पांडे ने जिस आग को सुलगाया था वो अब पूरे भारत को अपनी चपेट में लेने वाली थी। 10 मई 1857, मेरठ की सैनिक छावनी। यहां के 85 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें नंगा करके पैरों में बेड़िया डालकर 10 साल के लिए जेल में ठोक दिया। अपने भाइयों का ये अपमान देखकर मेरठ के बाकी सिपाहियों का खून खौल उठा। उसी रात मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने जेल के ताले तोड़ दिए, अपने भाइयों को छुड़ाया। जो भी अंग्रेज अफसर सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया और उनके बंगलों को आग लगा दी। मेरठ की फिजाओं में एक ही नारा गूंज रहा था, मारो फिरंगी को। हजारों आर्म्ड सिपाही घोड़ों पर सवार होकर रात के अंधेरे में ही दिल्ली की तरफ दौड़ पड़े। 11 मई की भोर में, जब सूरज अभी उग ही रहा था, मेरठ के क्रांतिकारी सिपाही यमुना नदी पार करके दिल्ली के लाल किले के बाहर जा पहुंचे। लाल किले के अंदर 82 साल का एक बूढ़ा और लाचार इंसान बैठा था। मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। जफर अपनी शायरी में मस्त रहने वाला इंसान था। उसके पास न कोई फौज थी और न ही कोई खजाना, लेकिन सिपाहियों ने लाल किले का दरवाजा खटखटाया और बादशाह से कहा, हजूर, हमने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आप हमारे नेता बनिए, हम आपको पूरे भारत का शहंशाह मानते हैं। बूढ़े जफर ने थरथराते हाथों से क्रांति की बागडोर संभाल ली। दिल्ली पर भारतीय सिपाहियों का कब्जा हो गया। इसके बाद जो हुआ उसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रही, ये पूरे उत्तर भारत की जन क्रांति बन गई। कानपुर में नाना साहब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों को घेर कर मार भगाया। झांसी में 23 साल की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर अपने छोटे बच्चे को बांधा, दोनों हाथों में तलवारें ली और अंग्रेजों की फौज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। उसके शौर्य को देखकर अंग्रेज जनरल रोज ने भी कहा था कि विद्रोही फौजों में अगर कोई एक अकेला मर्द था तो वो झांसी की रानी थी। बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के बूढ़े राजपूत राजा कुंवर सिंह का हाथ जब अंग्रेजों की गोली से जख्मी हो गया तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिया और एक हाथ से अंग्रेजों से लड़ते रहे। अवध, बरेली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर तरफ से अंग्रेजों का नामो निशान मिटने लगा था। कुछ महीनों के लिए ऐसा लगने लगा कि 100 साल की गुलामी का अंत हो चुका है और भारत आजाद हो गया है। लेकिन अंग्रेज इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके पास संचार के आधुनिक साधन थे, टेलीग्राफ था और सबसे बड़ी बात, भारतीयों के पास एकता की कमी थी। अंग्रेजों ने कूटनीति का खेल खेला। पंजाब के कुछ राजे महाराजों, दक्षिण भारत के शासकों और नेपाल के गोरखों को अपने साथ मिला लिया। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में झोंक दी। महीनों तक दिल्ली के बाहर भयंकर जंग चलती रही। भारतीय क्रांतिकारियों के पास बारूद और रसद खत्म होने लगी। आखिरकार सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली के कश्मीरी गेट को डायनामाइट से उड़ा दिया
और शहर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद दिल्ली की गलियों में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला कत्लेआम था। अंग्रेज सिपाही घरों में घुस घुसकर औरतों, बच्चों और बूढ़ों का कत्ल करने लगे। दिल्ली की सड़कों पर खून का दरिया बहने लगा। लाल किले के सामने सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों को पेड़ों पर फांसी से लटका दिया गया। अंग्रेज अफसर कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और एक पोते को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। हडसन ने जफर के सामने ही उनके बेटों के कपड़े उतरवाए और उन्हें गोली मार दी। इतना ही नहीं, क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए कटे हुए सिरों को थाली में सजाकर बूढ़े बादशाह के सामने पेश किया गया। 82 साल के बहादुर शाह जफर को जंजीरों में जकड़कर बर्मा के रंगून की जेल में फेंक दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी और तन्हाई में अपनी आखिरी सांसें ली। इसी के साथ 300 साल पुराने मुगल साम्राज्य का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते ग्वालियर के मैदान में शहीद हो गई। तात्या टोपे को अपनों की ही गद्दारी के कारण पकड़वा दिया गया और फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह जंग के जख्मों से शहीद हो गए। 1857 का ये महासंग्राम हार दिया गया था। अंग्रेजों ने विद्रोह करने वाले हजारों सिपाहियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया, ताकि भविष्य में कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न करे। इस भयंकर कत्लेआम के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब भारत का राज सीधे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया। 1858 में महारानी ने ऐलान किया कि अब पूरा भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। पूरे देश में श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। चारों तरफ मातम था, निराशा थी और टूटे हुए सपनों की राख थी। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने भारत की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया है। उन्हें लगा कि अब अगले 1000 सालों तक कोई भारतीय उनके खिलाफ अपनी आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेज बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। 1857 की उस राख के नीचे आजादी की एक ऐसी चिंगारी दब गई थी जो बुझी नहीं थी। वो राख अब एक नए किस्म के जुनून को जन्म देने वाली थी। एक ऐसा जुनून जो राजाओं की पुरानी तलवारों से नहीं, बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों के दिमाग, कलम और क्रांति के विचारों से चलने वाला था। अंग्रेजों ने सोचा था कि उन्होंने जंग जीत ली है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दे दिया था जो आने वाले सालों में उनके पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाने वाली थी। आखिर जलियांवाला बाग के उस खौफनाक और लाल कत्लेआम में ऐसा क्या हुआ था जिसने 12 साल के एक मासूम बच्चे को मिट्टी मुट्ठी में भरकर कसम खाने पर मजबूर कर दिया? कौन था वो 23 साल का नौजवान जिसने असेंबली में बम फेंककर पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी और लाहौर की सड़कों पर सैंडर्स की छाती पर गोलियां दागकर किस तरह से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया? इन सभी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए दी फ्रीडम फाइल्स का अगला धमाकेदार एपिसोड 2।